भाग 2 नागरिकता है ना, पार्ट 2 सिटीजनशिप, ये अपन अब कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं। ठीक है, भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, और इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नागरिकता में आते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे पूछा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तो यही है, नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 2। कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें? 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 और 11 दोनों शामिल है इसके अंदर, ये है ना, इंक्लूसिव है 5 और 11 दोनों। ठीक है, और जैसे जो मेन आर्टिकल है जो मतलब अपने सिटीजनशिप को डिफाइन करता है, जैसे एक क्वेश्चन है आपको मिलेगा देखने को, है ना, कि नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब उसमें लिख दिया, मतलब यूँ समझ लो उसमें 5 से लेके 11 तक सारे ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर होता है अपने आर्टिकल नंबर 11, 11, है ना, 11 एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 11 इसलिए है क्योंकि 11 के अंदर संसद को शक्ति दी गई है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद बना सकती है, तो इसलिए 11 आंसर है उस क्वेश्चन का, अनुच्छेद 11 अभी आएगा, देखेंगे। ओके, तो अपन पढ़ते हैं अब इस चैप्टर। सबसे पहले आर्टिकल 5, है ना, आर्टिकल 5 ये डिफाइन करता है कि कौन नागरिक होगा। तो नागरिक की जैसे परिभाषा पूछी जाए संविधान के किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 5। ठीक है ना, संविधान आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ होने मतलब लागू होने पर, अर्थात 26 जनवरी 1950, मैंने बताया था लागू होने की जो तारीख है ना अपने संविधान की, इम्प्लीमेंट होने की, वो 26 जनवरी 1950 है, जिसको अपन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, है ना। संविधान के प्रारंभ पर अर्थात 26 जनवरी 1950 को प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है तथा, ठीक है ना, मतलब नागरिक कौन होगा? प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता हो, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से मतलब है भारत की धरती पर रहता हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो कह गए है ना, इनमें से कोई सी भी शर्त वो पूरी करता हो। कोई भारत की धरती पर रहने वाला नागरिक कह गए में से कोई एक मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो वो कैसा है भारत की धरती पर रहने वाला नागरिक, क्या है ना, एक है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जन्म ही उसका भारत की भूमि पे हुआ था। ठीक है, क्या है, जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। समझ रहे हो कि हो सकता है कि 26 जनवरी 1950 को व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा हो, लेकिन उसके माता पिता भारत में जन्मे थे, तो बाहर वो व्यक्ति रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिली हुई समझी जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, मतलब जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे, माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। ठीक है ना, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की स्थिति थी कि कोई भी उसके एक माता पिता में से कोई भारत के अंदर जन्मे। ओके, फिर क्या है कि जो ऐसे प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना, ये क्या है, जो ऐसे प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950, ऐसे प्रारंभ से मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, मतलब 1950 से पहले 5 वर्ष कितने हो जाएंगे? 1945 से लेके 1950 हो गया ना 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष में भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास रहा हो, तो मतलब पिछले 5 सालों के अंदर वो भारत के अंदर कैसा निवासी हो? मामूली तौर का निवासी, मतलब नीचे लिखा हुआ देखो, मामूली तौर पर निवासी मतलब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट से मतलब क्या है कि 1 वर्ष के अंदर कम से कम वो कितने दिन भारत में रहा हो? 182, 182 डेज। कहने का मतलब इन पिछले 5 सालों के अंदर 1945 से लेके 50 तक वो कम से कम 182 दिन भारत के अंदर रहा हो, तो उस व्यक्ति को अपन क्या बोल देंगे? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो भारत की धरती पे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, 26 जनवरी के बाद जो व्यक्ति भारत की धरती पर रह रहा है और इन तीनों में से कोई सी भी एक शर्त पूरी करता है, तो वो भारत का नागरिक होगा। 3 शर्त कौन सी? सबसे पहली, वो भारत में जन्मा हो। दूसरी, वो नहीं जन्मा हो भारत के अंदर लेकिन उसके माता पिता भारत में जन्मे, है ना, माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा। ओके, और तीसरा कि वो व्यक्ति स्वयं भारत के अंदर मामूली तौर पे पिछले 5 सालों के अंदर मामूली तौर पे निवास कर रहा हो। कहने मतलब 1945 से लेके 50 तक वो भारत के अंदर 1 साल के अंदर
कम से कम 182 दिन रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सिटीजनशिप की, नागरिक की, ये अपन को ध्यान रखनी है अनुच्छेद 5 के अनुसार। समझ गए? अब जैसे भी क्वेश्चन आता है इसमें आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो है ना, ये जो तीनों बिंदु है इनको आप इस परिप्रेक्ष्य में देखो, जब भारत आजाद हो रहा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब बाहर से विस्थापित होकर भारत के अंदर आए थे, जैसे पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए थे, ठीक है, तो उन लोगों की आप एक बार दशा समझो कि वो कैसे मतलब भारत में आए बाहर से, और फिर कैसे उनको नागरिक माना गया, तो ये सब उसकी परिभाषा है। समझ रहा हूँ? ऐसे अब ये जो पिछले 5 वर्ष है ना, ये 5 वर्ष ये वो आज़ादी को जोड़ते ही रखे गए थे, मतलब 1947 से जैसे अपन देखें 1950 तक, तो 3 साल तो आज़ादी के बाद यही ऐसे ही चले गए थे, और 2 साल वो स्वतंत्रता के दौरान 45 से 47 तक, जब मतलब मुस्लिम लीग ने अपना बिल्कुल एक भयंकर रूप जो दिखाया था, है ना, मतलब जो सांप्रदायिकता का अपन पराकाष्ठा देखते हैं, वो कहने का मतलब ये, तो इसलिए 45 से 50 तक का पीरियड पूरा गिना गया है सामान्य या मामूली तौर पर निवासी के रूप में। तो ये बेसिक चीज है, एक दो बार इसका बेसिक रिवीजन करो, थोड़ा सा फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। ओके, ये चीज है इसमें। अब देखो अपन जो सब नागरिक है ना भारत के, ये जो क्या जो बिंदु है ना, इसके तहत है, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रत्येक व्यक्ति है जो जन्म रहा है, जैसे अपन जन्मे है, तो इस तरह अपन इसकी अपन भारत के नागरिक बने हुए यूं है। फिर आगे और आएगा भी, ये अधिनियम 55 वाला पढ़ेंगे, उसमें और है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल लास्ट तक, कोई इशू नहीं है ऐसा। ओके, फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है, बाकी सब इजी है। अब आगे अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अनुच्छेद 6 में सिंपल बात इतनी सी है कि 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, अपना संविधान लागू हो गया, इसके बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए ना, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इतना सा है बस, कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार, ओ सॉरी, मैं जो आपको बता गया ना, ये अनुच्छेद 7 बता गया। अनुच्छेद 7 में है कि जो पाकिस्तान चले गए ना, उनको वंचित कर दिया। अनुच्छेद 6 देखो, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, मतलब पाकिस्तान से भारत में आए उन व्यक्तियों को भारत का नागरिकता का अधिकार होगा, ठीक है ना। मतलब जो व्यक्ति, एक मिनट, अधिकार को मैं सही कर दूं पहले एक बार, अधि अधिकारों का मतलब जो पाकिस्तान से भारत में आ गए, ठीक है ना, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या है देखो, इसके अंदर एक बिंदु और है, दो बिंदु देख लेते हैं। उसके माता पिता या पितामह, पितामह से मतलब है ग्रैंडफादर्स आदि 1935 शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मे थे। देखो 1935 के अंदर जो अपना भारत था ना, उसमें क्या था, बर्मा भी शामिल था, समझ रहे हो, बांग्लादेश भी शामिल था, पाकिस्तान भी, ये सब शामिल थे उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में आ गए अपने 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब 1935 वाले भारत से जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में आए, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उनके माता पिता या पितामह 1935 वाले भारत के अंदर जन्मे थे। और दूसरा, वह 19 जुलाई 1948 या इसके बाद भारत आता है, ठीक है ना। इसमें 26 जनवरी वाले डेट नहीं, थोड़ा सा मैं अभी बोल गया, तो डेट है ये 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो बाहर से आया आपने। तो यहाँ पाकिस्तान से जैसे क्या परिभाषा है, 1935 वाला भारत, ठीक है ना, 1935 वाले भारत से कोई व्यक्ति ऐसा भारत आता है 19 जुलाई 1948 के बाद जिसके माता पिता 1935 वाले भारत में जन्मे थे, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 वो है जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनको वंचित कर दिया गया। पाकिस्तान को प्रवर्जन, है ना, देखो 6 में तो था पाकिस्तान से, और 7 में पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत के नागरिक से वंचित होना, जो चले गए ना पाकिस्तान, उनको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान में रहता है तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाए। ये है वैसे। ओके, फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8
अनुच्छेद 8, ठीक है ना, सेक्शन 8, सॉरी आर्टिकल 8 क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज या पितामह आदि 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा और वह अस्थायी रूप से किसी देश में रहता है और भारत के नागरिक होने के लिए आवेदन करता है तथा भारतीय राजनयिक ने उसे पंजीकृत कर लिया है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, अर्थात वंश के आधार पर नागरिकता उसने प्राप्त कर ली है ना। ये अपन ये अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, नागरिकता ग्रहण करने के तरीके, उसमें दूसरा आएगा ये वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। अभी अपन देखेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति, ठीक है। मतलब देखो इसमें छोटा सा क्या है, चलो उसको आगे ही अपन समझा देंगे, डुप्लीकेसी हो जाएगी, है ना। आप तो ये समझ लो वंश के आधार पे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है जो लिखा हुआ है ना, कि जिससे वहां अपन तुलनात्मक रूप से समझेंगे तब समझ में आएगा ये वंश के आधार पर, है ना। वंश वंश का मतलब होता है जैसे पिता, पिता की संतान, आगे उसकी संतान, तो ये वंश है। तो वंश के आधार पर, डिसेंडेंट के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति, ये आगे 5 तरीकों में से दूसरा तरीका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली गई है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, है ना। ये नागरिकता खोने के तरीके हैं। अनुच्छेद 8 तक तो अपन ने पढ़ा कि नागरिक कौन होगा, ठीक है। फिर नागरिकता खोने का तरीका एक अपन ने अनुच्छेद 7 में पढ़ा है, और फिर नागरिकता 9 में भी नागरिकता खोने के तरीके हैं। ये बाकी जो मेन जो 3 तरीके हैं उसमें आएगा ये। तो इसमें तो अपन बात करें स्वेच्छा से, विलफुल त्याग दिया, वॉलंटरी, आगे आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि, नीचे देखो, इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह की दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, डुअल नेशनलिटी या डुअल सिटीजनशिप अपने नहीं है कहीं भी, है ना। कोई यूएनओ के देखो रूल के अनुसार भी कोई भी नागरिक जो है ना वो किसी एक देश का सदस्य हो सकता है, ठीक है। वो बात दूसरी है कि अपने भारतीय संविधान मतलब भारत सरकार ने भी कुछ विदेशी नागरिकों को भारत में कुछ अधिकार दिए हुए, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं दी है, जैसे देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना। तो भारत मतलब दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है। मतलब हम आपको बताऊं, जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको अपन ने दोहरी नागरिकता दी है ना भारत में, उनको मत देने का अधिकार नहीं है। तो एक बार बताओ, मत देने का अधिकार नहीं है और उसको आप भारत का नागरिक अपन मान ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो ऐसे उनको कुछ लिमिटेड राइट है। तो टेक्निकल रूप में कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता, संकुचित रूप में वो नागरिक हो सकता है। अभी आएगा, ये आगे क्लियर होगा, ओके। फिर आर्टिकल 10 देखते हैं अपन। आर्टिकल 10 कि प्रत्येक व्यक्ति, आर्टिकल 10 प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिकता विधि, मतलब जो अपना 55 वाला अधिनियम है, वो सिटीजनशिप एक्ट के उपबंधों के अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक माना जाएगा। ये विधि अपन ने जैसे 55 में बनाई है, 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट वो आएगा अभी। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि का विनियमन, मतलब संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किए जाने का अधिकार, मतलब बाय लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब संसद, है ना। संसद मतलब पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोलो, पार्लियामेंट ज्यादा सही है, ठीक है ना। संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किए जाने का अधिकार है, जैसे अभी मोदी ने बनाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाला, ऐसे। उदाहरणतः भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 वाला, और फिर इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं, जैसे अभी 2016 वाला संशोधन विचाराधीन है, ऐसे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आया कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद। तो एक्चुअली क्या, संसद चलाती कौन है, केंद्र की सरकार चलाती है, ठीक है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो संसद चलाती है, ऐसे। लेकिन मेन अपन को बड़े याद रखना है, संसद को अधिकार है ये, ठीक है। जैसे अपन ने पार्ट 1 देखा था, भाग 1, ठीक है। तो भारत के नक्शे में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को, केंद्रीय सरकार को नहीं, संसद को है बस। तो संसद में पक्ष विपक्ष सब शामिल हो जाते हैं, ये है वर्ड दोनों में फर्क। केंद्रीय सरकार के अंदर सिर्फ पक्ष ही आता है, विपक्षी दल नहीं आते उसमें, केंद्रीय सरकार में, ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिक आर्टिकल है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 से सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ओके। अब अपन देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। ये है नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। 2015 तक संशोधित, 16 वाला संशोधन अभी विचाराधीन है,
वो देखेंगे। ठीक है ना, इसमें ये धाराएं हैं, देखो यहाँ अनुच्छेद नहीं आएंगे क्योंकि ये अधिनियम है, अधिनियम, मैं और कर देता हूँ इसमें, अधिनियम, ये अधिनियम। ओके, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बेसिक है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, फिर जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिकरण, ये भी सब आगे आएगा, देख लेंगे। फिर ये असम समझौता है जो बोडोलैंड के अपन ने दिए, मतलब जो बांग्लादेश से निकल के आसाम में आ गए थे ना, उनको भारत का नागरिक माना गया। और बोडोलैंड इसी के विरोध में फिर पैदा हुआ था, आएगा। फिर अगला ये पार्ट इसमें अपन देखते हैं अधिनियम का ही, कि नागरिकता की समाप्ति किन किन तरीकों से हो जाती है समाप्ति, तो समाप्ति के भी कुछ तरीके हैं, है कि नहीं है, तो वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ अब इसके एक्ट के अपन प्रोविजंस देखते हैं मेन में। आओ, ठीक है, एक दो बिंदु बेसिक बेसिक है वो देख लेते हैं पहले, कि भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है ना, अपन भारतीय कहलाते हैं, अपन राजस्थानी ये सब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, वो तो अपनी भाषा है, समझो, लेकिन जो नागरिकता अपन को मिली है वो भारत की मिली हुई है। ठीक है, फिर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है, जो जैसे व्यक्ति जन्म से भारतीय नहीं है वो भारत का नागरिक बन सकता है, ये इसका मतलब है। फिर बिंदु संख्या 3, भारत में संविधान लागू मतलब 26 जनवरी 1950, लागू कब हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन, 26/1/1950। लागू होने के पश्चात नागरिकता अधिनियम 1955 बना। ठीक है, 55 के बाद बना 55, जिसके अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके इस प्रकार है। ठीक है, ये कुल कितने तरीके हैं, ये कुल 5 तरीके हैं। ठीक, तो ये 5 तरीके जैसे आप देख सकते हो। ठीक है ना, पांचों तरीके देखो, इसमें वर्णन नीचे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक एक देखते हैं, काफी इजी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं बिंदु संख्या 1, जन्म से। ठीक है ना, जन्म से मतलब बाई बर्थ, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ जन्म से भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके पिता विदेशी दुश्मन ना हो और उसका पिता किसी संप्रभु राज्य का भारत में प्रतिनिधि ना करता हो। सीधा सा मतलब इसका ये है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा वो भारतीय नागरिक होगा, बशर्ते उसका पिता भारत का दुश्मन नहीं होना। विदेशी दुश्मन से मतलब है कि कोई ऐसा देश का नागरिक उसका पिता नहीं होना चाहिए जो कि भारत का दुश्मन हो। ठीक है ना, और दूसरा, उसका पिता किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये क्या है, जैसे ये अपवाद, जैसे इसके अंदर अपन लिखते हैं इस नियम का, राजनयिकों के बच्चे, ठीक है ना, या विदेशियों के बच्चे। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अपने जैसे राजदूत वगैरह हैं सारे यहाँ, ठीक है, अपवाद के रूप में जैसे यहाँ देख रहे हैं, राजनयिकों के जैसे बच्चे हैं, एम्बेसी वगैरह के अंदर रहते हैं, कोई जैसे है महिला यहाँ रह रहे हैं, पोस्टिंग हुई, फिर यहाँ बच्चा जैसा वो जन्म देती है भारत के अंदर कोई अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना, भारत के नागरिक इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनका पिता जो है ना वो किसी संप्रभु राज्य मतलब दूसरे देश के ऑलरेडी वो है। ठीक है, और राजनीतिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे जैसे जो भारत में जन्म लेते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। हाँ, अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कॉन्सुलेट के अंदर तो उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ये है बिंदु संख्या 1 में जन्म से। फिर दूसरा अपन देखते हैं वंशक्रम या डिसेंट से, डिसेंडेंट जैसे जो होते हैं, तो ये वही था ऊपर जो अपन अनुच्छेद में देखा था। ये देखो ऊपर आया था ना जो मैं आपको बता रहा था कि अपन अगले अनुच्छेद में देखेंगे इसको, नीचे अनुच्छेद में देखेंगे, ये वही है वंश से, अनुच्छेद 9 के अंदर जो आया था, सॉरी अनुच्छेद 8 के अंदर ये वंश से जो वर्ड आया था ना, वंश, ये वंश, ये वर्ड आप नीचे देख रहे हैं अपन। आओ, ठीक है ना, वंश से कैसे, वंश क्रम से कैसे नागरिकता मिलती है, ये देखो वंश क्रम जैसे क्या है ये, कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय वंश क्रम से भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे यह शर्त भी पूरी करना आवश्यक है, मतलब निम्नलिखित शर्तें उसे पूरी करना आवश्यक है। ये निम्नलिखित शर्तें क्या है, एक सेकंड में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, निम्नलिखित शर्तें क्या है देखते हैं, सॉरी, ये देखो निम्नलिखित शर्तें क्या,
देखो पहले तो ये चीज क्या है उसे समझो। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है ना, भारत के बाहर हुआ कोई पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मतलब फादर है, वो भारत का नागरिक था वंश क्रम से, ठीक है ना, लेकिन उसकी ड्यूटी जैसे कहीं बाहर है, जैसे वो एग्जांपल कोई व्यक्ति है वो इंडियन है लेकिन उसकी ड्यूटी इंडोनेशिया के अंदर है ना, भारतीय है, वो इंडोनेशिया के अंदर चला गया वो भारतीय, ठीक है ना, मतलब महिला समझ लो जो भारतीय है और वो महिला इंडोनेशिया के अंदर गई और इंडोनेशिया में उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया दिया। तो अब बात इतनी सी है, वो महिला तो भारत की नागरिक थी लेकिन उस महिला ने इंडोनेशिया में जाके जिस बच्चे को जन्म दिया वो तो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ ना, तो उस बच्चे का क्या होगा। तो देखो इस पहले वाले तरीके और दूसरे वाले तरीके में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो यही है कि पहले वाले तरीके में वो व्यक्ति जो है ना जिसको अपन नागरिकता बनाने जा रहे हैं उसका जन्म भारत में हुआ है, और दूसरे वाले बिंदु में जो है ना जिस व्यक्ति को अपन नागरिकता दिला रहे हैं ना उसका जन्म भारत के बाहर हुआ। तो इसीलिए ऊपर मैंने लिखा हुआ जन्म भारत में और दूसरे वाले हैं जन्म भारत के बाहर। तो जन्म भारत में हुआ तो कोई गल ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसके पिता जो विदेशी दुश्मन नहीं होने चाहिए और पिता संपूर्ण राज्य के प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए। समझ गए। अब बिंदु संख्या 2 में आता है कि अगर उस बच्चे का जन्म बाहर हुआ तो बेचारे बच्चे की क्या गलती है, मुझे एक बात बताओ। भाई उस बच्चे की पेरेंट्स या जैसे माँ ही तो किसी कारणवश इंडोनेशिया आई हुई है भारत से, मतलब भारत के अलावा कहीं भी गई हो इंडोनेशिया में फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो बेचारे उस बच्चे की क्या गलती है। लॉजिक लगाओ आप एक बार, कोई गलती नहीं है ना। तो बस ये वही है ये चीज। अब आइए आपको बात समझ, अब मैं वापस पढ़ता हूँ। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता, ठीक है ना, उसके पिता जन्म के समय वंश क्रम से भारत का नागरिक है, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी शर्त पूरी करना आवश्यक है। क्या? उसके जन्म का उसके जन्म का भारत के किसी कॉन्सुलेट में निश्चित अवधि में पंजीकरण, मतलब ऐसे बच्चे का आप इंडोनेशिया में जो कॉन्सुलेट है ना भारतीय कॉन्सुलेट उसमें पंजीकरण करा दो, ठीक है ना। फिर दूसरा, उसका पिता उसके जन्म के समय भारत सरकार के अधीन सेवारत हो। इंडोनेशिया जैसे आप गए हो ना तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए हो आप, तो ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों का आप पंजीकरण करा दो और पिता जो है वो भारत सरकार की सेवा के अधीन वो इंडोनेशिया गया। अब आप सोचो थोड़ा सा, है ना, मैंने अभी उदाहरण लिया था जैसे माँ का, लेकिन ऊपर वर्ड लिखा हुआ पिता, समझ रहे हो, जैसे पिता गया है, पिता के साथ माँ भी जैसे गई है और वहां उसने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, तो बच्चों को अपने नागरिक मान लिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझो कि इसमें जो उसकी वाइफ है ना, अगर सिर्फ वही सर्विस में होती, इंडियन सर्विस में मतलब फॉरेन सर्विस में आईएफएस जैसे होती और वो इंडोनेशिया गई, तो उसके बच्चे को इस नागरिकता के अंदर इस तरह की नागरिकता मिलने में वंशज के आधार पर दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही है उसके पिता जन्म के समय वंश क्रम में हो और वो पिता जो है ना उसके जन्म के समय भारत सरकार की सेवाधीन हो। माता का तो कोई रोल ही नहीं था, किसका मतलब ये हुआ कि माता तो अपने विदेश सेवा के अंदर आ ही नहीं सकती। तब इसके अंदर ये अपन जैसे अभी देखेंगे पहला संशोधन 92 में हुआ, उसमें ये माता वाला शब्द जोड़ा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, ठीक है ना। 92 के बाद क्या है, ये जो ऊपर ये पिता जो वर्ड था ना ये ऊपर, अपन माता या पिता में, है ना, माता या पिता में से कोई भी बच्चे के जन्म के समय वंश क्रम से भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो अब माता पिता में डिफरेंस नहीं करता, पहले सिर्फ वो पिता के ऊपर आश्रित था ये डिसेंडेंट वंशक्रम वाला। अब माता पिता में कोई भी भारत का वंशक्रम हो, अगर वो बाहर बच्चे को जन्म देते हैं विदेशी धरती के ऊपर, ठीक है, जो सिंगल मदर भी तो दे सकती है ना बाहर जन्म, तो सिंगल मदर को पहले कोई प्रोविजन ही नहीं, उसका पिता होना चाहिए था भारत में, तो अब सिंगल मदर का प्रोविजन मानते हुए, और अगर सिंगल मदर भारत की धरती के बाहर, ऐसी सिंगल मदर जो भारतीय नागरिक है लेकिन भारत की धरती के बाहर किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी क्या भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये है पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के अंदर डिफरेंस। पहले में क्या था
भारत के अंदर, भारत में जन्मा, और दूसरे में भारत के बाहर जन्मा। ठीक है ना, ये इसमें बिंदु है। तो एक रिवीजन करोगे जैसे माइक्रो के रूप में तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। फर्स्ट टाइम में देखो लगती है चीजें थोड़ा टिपिकल। ओके, अब अपन आगे पढ़ते हैं तीसरा तरीका पंजीकरण के द्वारा। तो इसमें सोनिया गांधी आएंगी, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनकी वजह से जब ये प्रधानमंत्री बनने वाली थी अपने 2004 में यूपीए फर्स्ट के दौरान, तो बड़ा बवाल जैसे बना था। तो ऐसा है। अब आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। पर पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या है, इसको हटा देते हैं। पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, ये क्या है, कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, वह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे अभी अपन ने देखा ना, वो जन्म से भी नहीं है, वो वंशज है, डिसिडेंट के रूप में भी नहीं है, लेकिन वो नागरिक बनना चाहता है। जैसे सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का अपने जन्म भी नहीं हुआ, वंशज के रूप में भी उसके कोई पिता या माता भारतीय नहीं थे, तो अब ये कैसे बने, है ना। मतलब आप इनको एलिमिनेट करो, अलग अलग करो कि ये कैसे, ये बिंदु संख्या 3 पहले और दूसरे से अलग है, तब आपको ये चीज समझ में आएंगी, है ना। जैसे मैंने बताया सोनिया गांधी का जन्म भारत में नहीं, सोनिया गांधी वंशज के रूप में भारत में नहीं, क्योंकि उसके माता पिता भारतीय नहीं थे, तो बेचारी सोनिया गांधी का होगा। ये अपन जब पंजीकरण, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता, कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, वह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार का मतलब है जो 1955 का अधिनियम है ना, उसके अनुसार वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसका क्या होगा। इस प्रकार निम्नलिखित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। मतलब कैसे कि इनको प्रदान करेंगे, क्या, भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व भारत में औपचारिक रूप से 7 वर्ष तक निवास कर रहे हो, है ना। मतलब जब वो आवेदन करें तो वो नागरिकता के लिए आवेदन करें तो कम से कम वो औपचारिक रूप से, है ना, औपचारिक रूप से, जैसे अपन जैसे देखते हैं 182 दिन से ज्यादा जैसे वो भारत में निवास करने चाहिए, तो पूर्व भारत में औपचारिक रूप से 7 वर्ष से निवास कर रहे हो। और दूसरा, जो महिलाएं भारतीय नागरिकों से विवाह कर लेती हैं, उनको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाती है, जैसे सोनिया गांधी को। ठीक है, तो कोई विदेशी महिला भारतीय नागरिक से विवाह कर लेगी तो उस विदेशी महिला को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना। और अगर वो मेल है तो भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, ये भारतीय मूल के व्यक्ति से मतलब ये देखो क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो फोर फादर बहुत पहले भारत से बाहर रहने लग गए थे, व्यक्ति वो भारत के मूल का है ना, मतलब उसके पिता पितामह जैसे भारत से बाहर रहते रहने लग गए। ठीक है, वो भारतीय मूल का व्यक्ति आवेदन से पूर्व भारत में 7 साल तक रह रहा हो तो उसको भारत का नागरिक रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपन बना देंगे। और जो महिलाएं, विदेशी महिलाएं भारत से, भारतीय नागरिक से विवाह करती हैं तो उसको अपन भारतीय नागरिक उन महिलाओं को मान लें। पहले बिंदु में जो भारतीय मूल का व्यक्ति है ना, इसको समझना जरूरी है। ठीक है ना, मतलब वो भारत की, उसके जो वंशज हैं, यूं समझ लो ग्रैंड फादर्स, परदादा परदादा परदादा, वो भारतीय थे, वो अप्लाई करके पंजीकरण के द्वारा ले सकता है, बशर्ते वो आवेदन जिस तारीख को करे उससे 7 साल पहले तक वो भारत का नागरिक, मतलब भारत में रहना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर बिंदु के तहत सोनिया गांधी ने ली हुई है, राजीव गांधी से इनका विवाह हुआ 1968 में, और भारत के नागरिक ये बने 1983। ओके, फिर चौथा तरीका अपन देखते हैं भारत की नागरिकता लेने का। ये चौथा तरीका क्या है, आओ, देशीकरण, प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण है, सॉरी, देशीयकरण, प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। इनके वेल नोन एग्जांपल जैसे अपन देखते हैं मदर टेरेसा, वेरियर एल्विन, अदनाम सामी। मदर टेरेसा सामाजिक कार्यकर्ता है, वेरियर एल्विन ये आदिवासियों के लिए उन्होंने स्टडी करी थी काफी, मतलब नेहरू को बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया था, जितनी भी अपनी ट्राइबल पॉलिसी बनी है वेरियर एल्विन की देन है। ठीक है, तो इन्होंने एमपी का जो पूर्वी क्षेत्र है, अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, इधर ट्राइबल एरियाज में स्टडी करी थी आदिवासियों की। अदनाम सामी वेल नोन सिंगर है। इनको जो भारत की नागरिकता मिली है वो देशीकरण या प्रकृतिकरण से मिली है ना। देशीकरण का मतलब है कि आप भारत आए और भारत के अंदर आप घुल मिल गए। प्रकृतिकरण मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आप भारत के अंदर घुल गए, अपना विदेशी जो आपका स्वभाव था वो भूल गए आप, जैसे मदर टेरेसा, वेरी रेलविन, अदनाम सामी। ठीक है, कभी तो नजर मिलाओ, ये वही अदनाम सामी। ऐसे है। फिर दो क्या है, भारत सरकार कुछ निश्चित शर्तों के पश्चात आवेदक को देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है। ये शर्तें निम्न है, क्या, वह
ऐसे किसी देश का नागरिक ना हो जहां भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो। अगर भारत ने उस देश में प्रतिबंधित ही कर रखा है कि ऐसे देश के नागरिकों को हम नहीं देंगे देशीकरण के तहत नागरिकता, तो मिलेगी नहीं। दूसरा, उसने अपने देश की नागरिकता से त्यागपत्र दे दिया हो तभी मिलेगी, क्योंकि यूएनओ के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के तहत एक व्यक्ति को एक समय में दो देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती, पूर्ण नागरिकता नहीं मिल सकती। तीसरा बिंदु, वह नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व, देखो तीसरा नंबर बिंदु है, थोड़ा समझो, थोड़ा सा टेक्निकल है। वह नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व कम से कम लगातार 12 माह तक भारत में रह रहा हो, है ना। जिस दिन वो आवेदन देता है, जैसे मान लो उसने 1 जनवरी 2020 को आवेदन दिया, ठीक है ना, तो वो 12 माह मतलब 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक लगातार आ रहा है वर्ड, देखो लगातार 12 महीने भारत में रहा, मतलब 1 जनवरी 19 से लेकर 1 जनवरी 20 तक वो हिला ही नहीं हो भारत से, है ना। तथा तथा क्या, तथा उक्त 12 माह से पूर्व, उक्त 12 माह से पूर्व मतलब 1 जनवरी 2019 से पूर्व या पूर्व या गत यूं है, 1 जनवरी उक्त 12 माह से पूर्व गत 14 वर्षों में कम से कम कुल 11 वर्ष तक भारत में निवास रहा हो या भारत सरकार में नौकरी कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे 2019 तो आप समझिएगा, अब 2019 से पिछले 14 साल, तो 2019 से अब अगर 14 घटाते हैं तो ये आ जाता 2005, समझ रहे हो। तो ये तो कोई कुल है यहाँ, मतलब 2005 से लेकर 2019 14 वर्ष हो गई, ठीक है ना। इन 14 वर्षों में चाहे वो टुकड़ों के अंदर बीच बीच में रहा हो, लेकिन कुल 11 वर्ष तक वो भारत के अंदर रहा, समझ गए। तो पूरा ये बिंदु क्या था, 3 नंबर बिंदु क्या था कि आवेदन जिस दिन करे तो उस आवेदन तिथि से गत 12 माह, तो 12 महीने तक तो वो लगातार भारत में रहा हो। 12 महीने मतलब 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020, और इस 12 महीने की अवधि से गत 14 वर्ष की अवधि में कम से कम कुल 11 वर्ष तक वो भारत के अंदर रहा हो, है ना। कुल का मतलब हो गया कि 5 से लेकर 19 तक कुल दिन अपन जैसे गिने तो वो 11 साल निकलने चाहिए, है ना। कुल गत मतलब पूर्वगत 14 वर्षों के अंदर कुल वो 11 वर्ष तक भारत के अंदर रहा हो, यह है 3 नंबर बिंदु। इमीडिएट 12 महीने तो लगातार है ना, बिल्कुल गत 12 महीने तो लगातार है, और फिर उन 12 महीने से जो पिछले 14 साल है उनके अंदर वो कुल 11 साल भारत के अंदर रहा, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति ही देशीयकरण के लिए हकदार होते हैं, ऐसे है। तो जो मैंने आपको वर्ष वाला उदाहरण दिया है ना, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2019 और फिर 1 जनवरी 2005, ऐसे इसको समझो, ठीक है। बिंदु संख्या 4 क्या है, वह एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो, ठीक है ना। भारतीय काम आना चाहिए तभी तो। वह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो, सभी 22 का नहीं, किसी एक का 22 में से, ठीक है ना। तभी तो पता चलेगा यार तुम भारत के अंदर घुल मिल सकते हो कि नहीं हो। पता चला तुम्हें कोई भी संवैधानिक भाषा नहीं आती, तुम कैसे मान लें कि तुम देशीयकरण या भारतीय बन जाओगे पूर्ण रूप से, ऐसे। फिर देशीकरण के पश्चात उसका भारत सरकार की नौकरी करने अथवा भारत में रहने का इरादा हो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, जैसे देशीकरण से पा लिया और फिर जा रहे हो बाहर, ऐसा। भारत सरकार उपयुक्त सभी शर्तों को या किन्हीं शर्तों को उन व्यक्तियों के लिए जो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य एवं विश्व शांति तथा मानव उत्थान के लिए विशेष योगदान दे रहे हैं या जिन्होंने योगदान दिया है, में शीतलता प्रदान कर सकती है। मतलब शीतलता प्रदान कर सकती है कि चलो गत 14 वर्षों में से चलो तुम 5 साल ही भारत में रहे हो तो तुम्हें दे दें, ऐसे, है ना। जैसे लेकिन भारत के लिए आपने काम किया हो, ये पहले भारत सरकार इस चीज को वेरीफाई करेगी, ये चीज है। तो ऐसे व्यक्ति को अपन देशीकरण के तहत नागरिकता दे सकते हैं, जैसे मदर टेरेसा, वेरी रेलविन और अदनाम सामी को मिली। इनका एग्जाम्पल ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ये है चीज। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बिंदु संख्या 5 लेने का सिटीजनशिप। ये बिंदु संख्या 5 का बिल्कुल ईजी है। गोवा को जीत लिया, दमन एंड दीव को जीत लिया, पुर्तगालियों को, पौंडीचेरी को जीत लिया, फ्रांसीसियों को, तो वहां तो रहते वो थे। अब उन्हें तो भारतीय नागरिक मानोगे कि नहीं मानोगे आप। जैसे खास तौर पे गोवा, दमन एंड दीव को, सिक्किम को जीता अपन ने,
ठीक है ना, गोवा को जैसे 87 में, सिक्किम को 75 में, तो भारत का नागरिक तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये वही है। ठीक है, किसी भूभाग के भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने पर बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि किसी विदेशी क्षेत्र यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। उदाहरण थे सिक्किम और गोवा। इसमें संविधान संशोधन भी अच्छा उदाहरण है। ये एनक्लेव जैसे भारत ने ले लिए थे अंतस्थ भूमि बांग्लादेश से, तो फिर उनको अपन ने भारत की नागरिकता दी। ठीक है ना, ऐसे एनक्लेव जो भारत की भूमि पे थे लेकिन बांग्लादेश के अंडर में थे, तो देश के अंदर देश था, भारत के अंदर भारत के अंदर बांग्लादेश था, वो है कि नहीं। तो उन एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ, फिर जो अपनी भूमि पे जो बांग्लादेशी एनक्लेव बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उनको अपन ने भारत की नागरिकता ग्रांट की। ऐसे तो ये 5 तरीके हैं अपन को भारत की नागरिकता लेने के, जन्म से, वंशज से, ऊपर से देखते जाओ, ये देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जन्म से, वंशज से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूभाग के अधिग्रहण से। ठीक है ना, बाई बर्थ, ये देखो बाई बर्थ, इसमें लिख लेना, बाई बर्थ, बाई डिसेंडेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जैसे सोनिया गांधी, बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से आप भारत के अंदर, नेचुरली यू गॉट डिजॉल्व इंडियन कल्चर, ये है नेचुरलाइजेशन। और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कोई टेरिटरी आपने इनकॉर्पोरेट करी है तो सीधा सा भाई उन लोगों को आपको भारत का नागरिक मानना पड़ेगा। किसने कहा था आप आके गोवा सिक्किम को जीतो, ऐसे। ओके, ये तरीके तो हो गए थे नागरिकता लेने के। अब नागरिकता छीनी भी जा सकती है भैया, कैसे? नागरिकता का खोए मतलब समाप्ति के 3 वेल नोन तरीके ही है इसकी समाप्ति के। नागरिक कौन कौन से? स्वैच्छिक रूप से कोई त्याग दे कि जा रहा हूं मैं तो भारत का नागरिक नहीं रहना, नागरिकता का स्वैच्छिक परित्याग, वॉलेंटरी रिनंसिएशन। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक है ना, अल्पवयस्क नहीं त्याग सकता। अल्पवयस्क जो था वो तो समझ ही नहीं सकता मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है ना। कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग पत्र कर सकता है। ओके, दूसरा तरीका क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, आप चले गए ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी भारत की, रह नहीं सकते 2 देशों के नागरिक आप। इसको बोलते हैं बर्खास्ती, टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि आपने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली इसलिए आप टर्मिनेट हो गए इंडिया की सिटीजनशिप। तीसरा हो गया सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, मतलब छीन ली, वंचित करना, डेप्रीवेशन, आपको वंचित कर दिया सरकार ने। कैसे? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से, जैसे अभी अपन ने देखा कि देशीयकरण से मिल सकती है नेचुरलाइजेशन से, लेकिन आपने जैसे शीतलता के लिए जो प्रमाण पत्र लगाए, ये देखो मैंने इतने दिन यहाँ भारत में स्टडी करी, ये क्या, वो प्रमाण पत्र फर्जी थे, और फिर आपने जो देशीयकरण से नागरिकता पाई वो खत्म। आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू ली कि मैंने इस व्यक्ति से विवाह किया, मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया, बाद में पता चला मैरिज सर्टिफिकेट ही फर्जी था, ऐसे तो नागरिकता छिन जाएगी। डॉक्यूमेंट ही फर्जी, आधार ही इलीगल। फिर नेक्स्ट क्या है? अपन इसको बंद करते हैं, आपको परेशान करेगा थोड़ा। है ना, डेप्रीवेशन से वंचित कर दिया नागरिकता से। तो कैसे? फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्जी थे। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया, मैं मानता नहीं तुम्हारे संविधान, अरे भैया भारत की धरती पर रहते हो तो संविधान का आदर करना पड़ेगा। तीसरा क्या? यदि पंजीकरण या प्रकृतिकरण के आगामी 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हुई हो, मतलब पंजीकरण या प्रतिकरण से भारत का नागरिक मान लिया, लेकिन बिल्कुल आने वाले जो 5 वर्ष थे उनमें ही आपने कोई ऐसी गलती कर दी और किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष तक कैद होगी। जैसे भारत की नागरिकता तो पाली और फिर आप क्या किया आपने कि अन्य देशों से आप ड्रग्स लाके बेचने लगे भारत में, और किसी देश में कैद हो गए 2 साल तक आगामी 5 वर्षों में, तो भारत की नागरिकता से सरकार आपको क्या कर देगी? वंचित कर लेगी, छीन लेगी नागरिकता। लास्ट बिंदु क्या? यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, है ना, मतलब 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक सामान्य रूप से भारत से बाहर रहता है ना, तो टर्मिनेट हो जाती है। सामान्य रूप से क्या मतलब है
कि सामान्य रूप बराबर एक वर्ष में 182 दिन से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, मतलब एक वर्ष मतलब एक कैलेंडर वर्ष है जनवरी टू दिसंबर, तो एक कैलेंडर वर्ष में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन भारत से बाहर रहता है लगातार 7 वर्षों तक, है ना, मतलब टुकड़ों में नहीं है ऐसा, ये लगातार 7 वर्ष गिने जाते हैं एक वर्ष में 182 दिन से ज्यादा, तो उसकी उस ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार उनकी भारत की नागरिकता से वंचित कर देती है, उनकी नागरिकता छीन लेती है, यूं है डेप्रीव कर देती है ऐसे व्यक्ति। तो ये नागरिकता छीनने के 3 तरीके, पाने के कितने हैं 5, खोने के कितने हैं 3, स्वैच्छिक परित्याग वॉलंटरी रिनंसिएशन, फिर बर्खास्ती टर्मिनेशन, और सरकार द्वारा छीनना डेप्रीवेशन, BTD, V वॉलंटरी, T टर्मिनेशन और D डेप्रीवेशन। और पाने वाले क्या तरीके थे, जैसे अपन ने देखा बाई बर्थ, बाई डिसेंडेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, BDRNI। ठीक है, NRI इसको याद रख सकते हो NRI, लेकिन फ्लो ऐसे याद रखो RNI। ठीक है, BDRNI, तभी वो मतलब वो बैठेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बर्थ के बाद वंशज, वंशज के बाद अपने को रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, फिर देशीयकरण नेचुरलाइजेशन, और लास्ट के अंदर क्षेत्राधिकार का सम्मिलित किया जाना। ओके, ये चीज है इसमें। फिर अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, अब नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता कानून में संशोधन समय समय पे किए गए। तो सबसे पहले तो जैसे 92 वाला ही आ रहा है, जो पहले पिता को ही था, बच्चा जो भारत की बाहर जन्मा है, सिंगल पेरेंट मदर को नहीं थी परमिशन बाहर बच्चे को जन्म देने की, ऐसी मदर तो भारतीय है, अब उसको भी ये चीज दी गई है। ठीक है ना, ये मैंने ये जो वंशज वाला जो अपन ने पढ़ा है ना ऊपर, वंशज वाले के अंदर मैंने क्लियर समझाया आपको ऐसे। ठीक है, वंशज वाले के अंदर ये क्लियर है ही अपना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, ये अपन यहाँ से नेक्स्ट फाइल में देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ओके।